बच्चों, अगर आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो इस गेस्ट पेपर को पढ़ के ही जाना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। लगातार मैंने मॉडल पेपर्स अपलोड किए हैं, लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिली है इस चैनल पे, फॉर्मूले की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। बेटा, इस पेपर को जरूर से पढ़ करके जाना, सारे के सारे क्वेश्चन कर करके जाना। और अगर आपके पास टाइम है नहीं, वैसे तो टाइम है ही नहीं, एक्चुअल बात तो यही है, तो 2x स्पीड पे देख लेना या फिर 1.5x पे देख लेना। जल्दी जल्दी आगे कर करके बढ़ करके आगे जो है देखते रहो। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हें अगर समझ में आ रहा है और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप आगे बढ़ जाओ, तुरंत दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। लेकिन क्वेश्चन पेपर को देखना पूरा है, इस गेस्ट पेपर को आपको पूरा देखना है। बेटा, आप एग्जाम से आओगे तो खुद देखोगे कितने क्वेश्चन इससे आए थे। ठीक, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ना टाइम तुम्हारे पास है ना टाइम मेरे पास है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा सीधा क्वेश्चन पेपर। इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। कई बार मैं फॉर्मेट दिखा चुका हूं आप सभी को, तो फॉर्मेट ज्यादा दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। बाकी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना, बार बार कहता हूं कि इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ लेना, ठीक। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंस्ट्रक्शन थोड़े चेंज हो जाते हैं, थोड़े क्वेश्चन के पैटर्न कभी कभार चेंज हो जाते हैं। जैसे 2016 में चेंज हुआ था, तो 2016 के बाद 100 क्वेश्चन से ही 80 क्वेश्चन का पैटर्न आ गया था। तो इस तरह से कभी कभी चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उनको जरूर से पढ़ना है, ठीक है बेटा। आ जाओ भाग 1 पे आ जाते हैं। ये हमारा पार्ट है ऑड मैन आउट का, यानी कि हमें एक आकृति जो सबसे भिन्न है उसी को सेलेक्ट करना है, उसी को चूज करना है, वही हमारा सबसे डिफरेंट है। देखो कौन सा है इसमें, ए बी सी डी में से अगर इसमें देखें बेटा, तो अगर आप ए को, सी को और डी को रोटेट करोगे तो एग्जैक्टली सेम फिगर है, ये बस रोटेशन का अंतर है, बस इनको रोटेट कर दिया गया है ना। लेकिन बी वाले को रोटेट करोगे तो नहीं मिलेगा इन तीनों के जैसा, इसलिए बी वाला सबसे डिफरेंट हो गया, बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कमेंट सेक्शन में लिखते चलना साथ साथ तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है बेटा। कॉपी लेकर बैठ जाओ, देखो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। पहली बात तो इसमें अपने आंसर्स लिखते चलो आप सभी, बिना पेन कॉपी के सॉल्व मत करना बेटा। लगातार जो है मैं जितने भी गेस्ट पेपर डाल रहा हूँ सभी का एक एक पेज में, जैसे 80 क्वेश्चन होते हैं तो एक पेज में 80 क्वेश्चन पूरे के पूरे लिखो और बाद में चेक करो कितने आंसर तुम्हारे सही हो रहे हैं। ये जरूरी है, एनालिसिस जरूरी है। अगर तुम सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सही नहीं होता है, छोड़ देते हो, एनालिसिस नहीं करते हो, तो फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका एनालिसिस करो, कहां पे गलत हो रहा है और मुझे मैं कैसे सही कर सकता हूं उसको। इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा, इसमें क्या अंतर आपको नजर आ रहा है। देखो, जो चीज अंदर है वही चीज बाहर भी है इधर, ये जो चीज अंदर है, जो आकृति वही आकृति बाहर। इसमें भी जो आकृति अंदर है वही आकृति बाहर है। बट इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर सी, अंदर अंदर क्या है हमारा, स्क्वायर है, और बाहर क्या है, षटभुज है यानी हेक्सागोन है, तो बाहर अलग है, इसीलिए ये डिफरेंट हो गया। इसमें अगर हम लोग देखें तो जो व्हाइट वाला सर्कल है उसकी तरफ तीर है, व्हाइट वाले सर्कल की तरफ तीर है, ये बात समझ रहे हो। और इसमें जो है बी ऑप्शन में ब्लैक वाले सर्कल की तरफ एरो है, तो इसलिए ये डिफरेंट हो गया। इसमें देखो क्या डिफरेंट होगा बेटा, ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है सभी में उल्टा स्वास्तिक का चिन्ह है, इसमें 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 बस रोटेशन है। कहने का मतलब ये है कि आकृतियां एक ही हैं, रोटेशन का अंतर है, इसको घुमा दिया गया है, रोटेशन, ठीक है। बाकी डी ऑप्शन में सीधा सीधा जिस तरह का अपना स्वास्तिक का चिन्ह बनता है वैसा कुछ है, मतलब उस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, और ये सारे एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ये सभी घड़ी के विपरीत दिशा में है, घड़ी के विपरीत दिशा। और ये वाला क्लॉकवाइज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो ये वाला सबसे डिफरेंट हो गया ऑप्शन डी। बात आ गई समझ में। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिमिलर फिगर। देखो बेटा, सिमिलर फिगर मैं कराने नहीं वाला, ये तुम देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी जल्दी करके ही आगे बढ़ते चलो। सिमिलर फिगर में क्या, आपको जो सिमिलर फिगर है वही तो ढूंढना है ना, कौन सा फिगर सिमिलर है, तो वो ढूंढ लो और जल्दी जल्दी करते चलो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। कर लोगे, छठवां कर लोगे, सातवां कर लोगे, एंड ये 8वां वाला देखो सिमिलर फिगर है तो इसको कर लेना। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं पैटर्न वाला क्वेश्चन। अब देखो पैटर्न वाला तुम्हें कैसे करना है, जरा ध्यान से देखना बेटा। पैटर्न वाला क्वेश्चन तुम्हें कैसे करना है, देखो इधर, इस पैटर्न को फिल करने के लिए आपको ऑप्शन चूज करना है। देखो ऐसा कुछ करोगे तो पैटर्न फिल हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, डी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो ये जो लाइन है पूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो ये तिरछा है ऐसे। ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो ये बिल्कुल फ्लैट सा है, ऐसा लग रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, है कि नहीं, बोलो। चलो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा, यहां पे सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान दो तुम, कि लास्ट में इस तरीके से आप इस स्क्वायर को पूरा करोगे सबसे बाहरी भाग में, तो वो तो सभी में है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अब देखो यहां पे क्या करना है, ये जो चीज है ना, ध्यान से देखना बेटा, एक मिनट रुकना, जस्ट गिव मी मिनट। देखो ये सर्कल हमें पूरा करना है ऐसा,
है ना। तो ये सर्कल ऐसे पूरा होगा, ऑप्शन नंबर बी में ये उल्टा है तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। फिर वही एलिमिनेशन वाली टेक्निक, कहने का मतलब कि जो आंसर सीधा सीधा गलत दिख रहा है उसको अपनी जिंदगी से सीधा दूर करो। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी बचे हैं। अब जरा देखते हैं बेटा, ये सीधी लाइन है ना, हमें सीधी लाइन नहीं चाहिए। अरे मास्टर हमें तो ऐसा चाहिए ना, ऐसा ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा लाइन चाहिए, एकदम सीधा लाइन नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया, बी को हमने भगा दिया, डी को भगा दिया, बस वी आर लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ए और सी में से कौन सा होगा? देखो सी में अगर देखो तो ये कोने में, ये कॉर्नर में जाके मिल रहा है, इधर कॉर्नर में, जबकि हमें उतने कॉर्नर में मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉर्नर की भी बात ना करें अगर तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ज्यादा ही कुछ इधर बाहर की तरफ निकल रहा है, जबकि हमें ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको छोड़ते हो तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर देते हो बेटा। देखो ए और सी में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, एंड इस तरह के सवाल देखो इसमें मैं बताऊं ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन एग्जाम में आपका यही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ए को जैसे ही तुमने देखा तुमने कहा वाह मास्टर वाह यही तो ऑप्शन होगा, बेटा वो ऑप्शन नहीं होता है और गलत करके आ जाते हो। और कुछ कुछ सवाल तो इतने आसान से रहते हैं, जैसे देखो ये ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 9 ही देखो, इतना आसान सवाल है, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। तो एग्जाम में ये मत सोचने लगना कि इतना आसान कैसे हो सकता है, तो ये सब मत सोचना बेटा, आसान क्वेश्चन ही आते हैं और तुमने इतनी तैयारी की है तो तुम्हें आसान लगता है। और बच्चे देखो जो बच्चे तैयारी नहीं करके गए उनको कठिन लगता है ना। तो तुमको आसान लग रहा है इसका मतलब तुम्हारी तैयारी बेहतर है, इसका मतलब तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया है, इसका मतलब तुमने डीडी सर से पढ़ा है अच्छे से, है कि नहीं। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में नहीं रहना बेटा, सवाल इतने आसान क्यों आ गए इस उसमें मत पड़ जाना, सवाल आसान ही आएंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए तो सारे सवाल आसान ही होंगे, मुझे इतना भरोसा है तुम्हारे ऊपर। इधर देखो इसको हमने ऐसा किया, इस तरीके से किया, और 2 सर्कल बाहर से हमें इधर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको क्या करना है, एक लाइन को भी ऐसे कंप्लीट करना है इधर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हुई, अजीब भगो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है हमें। ऑप्शन बी सी डी बचा। ठीक है, बी सी डी में अगर बात करें बेटा तो डी वाले ऑप्शन में देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, ये लाइन अंदर की तरफ नहीं है, हमें अंदर एकदम बिल्कुल सेंटर से लाइन चाहिए ना, तो ये गलत हो गया। डी भी गया, हमारी जिंदगी में डी का भी काम नहीं है। बी और सी बचा, तो अगर सी को भी ध्यान से जूम करके देखें, कितना जूम करें और जूम करें, अरे बस मास्टर बस, इससे ज्यादा जूम करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो ये लाइन नहीं है ना, तो ये लाइन हमें चाहिए थी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि बी बिल्कुल जैसा हमें चाहिए इस तरीके से, ये भी लाइन ये भी लाइन ये भी लाइन, वो सब कुछ उसमें है। तो बी वाले में वो सारी खूबियां हैं जो हमें चाहिए, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहली बात तो ये देखो बेटा, ये लाइन हमको चाहिए है ना, और वो लाइन हमको ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिख रहा है, ये टेढ़ा है तिरछा है, तो ये मेरा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया है ना। ए सी और डी बचा हुआ है। अगर हम लोग डी में देखें ना, तो डी में ये ऐसा पैटर्न दिख रहा है हमें, लेकिन हमें ऐसा पैटर्न नहीं चाहिए, अपने को तो ऐसा पैटर्न मांगता है, क्या ऐसा पैटर्न, तो ये खत्म हो गया है ना, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। 2 ऑप्शन अपने पास बचे हैं, अब देख लेते हैं भाई दोनों में से कौन सा सही होगा। एक चीज देखो बेटा, ये जो लाइन है, ये लाइन ध्यान से देखो, ये लाइन, इस लाइन में ये दोनों लाइनें जो आकर के मिल रही हैं, मतलब टच कर रही हैं, है ना। तो यहां पे भी जो हम ये लाइन बनाएंगे उसमें इस तरह से 2 लाइन टच करेंगे नहीं करेंगे, बोलना करेंगे नहीं करेंगे, है ना, तो टच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी और ए हमारे पास बचा था। ए में ध्यान से देखोगे बेटा तुम ना, तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि ये लाइनें टच नहीं कर रही हैं, जबकि तो टच करती हुई लाइनें चाहिए ना, ऐसी बेटा ऐसी लाइंस चाहिए ना। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं बिल्कुल बेझिझक, बिना किसी सवाल के ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर दो। अब आ जाओ बेटा सीरीज वाले क्वेश्चन। सीरीज वाले क्वेश्चन तुम्हें पता है कि कुछ बढ़ता है कुछ घटता है कुछ इधर उधर होता है, मतलब एक सीरीज में एक पैटर्न में चीजें चलती हैं आगे। देखो क्या पैटर्न है, लेट्स फाइंड इट आउट। 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 कोने हैं, 1 2 3 4 5 कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कोने हो गए, तो अगले वाले में अरे मास्टर 7 कोने होंगे, ऑप्शन नंबर सी सीधा सीधा दिख रहा है बेटा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात ना मास्टर ना। सुनो ये देखो, ये जेड है, इसको हमने रोटेट कर दिया ऐसा, या फिर ऐसा रोटेट करते हैं, उल्टा करें क्या, थोड़ा थोड़ा उल्टा, एक काम करते हैं ना बेटा, रुको, मान के चलो ये जेड ऐसा है, ऐसे रोटेट करो इस तरीके से, तो 90 डिग्री हमने रोटेट किया तो जेड ऐसा हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं, पहले तो 90 डिग्री रोटेट किया, फिर जो है अगले वाले में 45 डिग्री सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा ऐसा रोटेट किया, ठीक है, 45 डिग्री, तो रोटेट किया तो ऐसा आ गया। देखो पहले 90 रोटेट किया, फिर 45 रोटेट किया, यानी कि 90 में से 45 घटा दिया,
अब 45 डिग्री में से 45 डिग्री घटा दो तो 0 डिग्री रोटेट करेंगे। 0 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज्यों का त्यों ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ऐसे सवाल में तुम गलती करते हो बेटा, तुम ये सोचने लग जाओगे अरे भाई इसमें और इसमें कुछ चेंज है, यहां से यहां जाते समय भी कुछ चेंज हुआ, क्या यहां से यहां जाने में कोई चेंज नहीं होगा? तो तुम सोचोगे भाई ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता, और वही ऑप्शन है। अरे विश्वास करो बेटा वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो इससे बड़े आ जाओ। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द पैटर्न नॉट पैटर्न, इट्स एक्चुअली सीरीज। चलो ये देखो, इसको हमने रोटेट करना है ऐसा नीचे की तरफ, फिर इधर रोटेट करो, ये मिल गया, फिर इधर रोटेट करो तो मुंह खुला का खुला ऊपर आ जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ मुंह खुला होगा, ऑप्शन नंबर सी। सीधी बात, नो बकवास। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये ट्रायंगल यहां है, ट्रायंगल फिर नीचे आ गया, उसके बाद ट्रायंगल इधर आ गया, फिर ट्रायंगल बेटा इधर चला जाएगा। यानी जो भी आकृतियां हैं ना वो एक कदम क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। समझ रहे हो? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है, टिक 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 ऐसे ना इधर की तरफ। ठीक, तो क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं, तो ट्रायंगल अगले वाले में यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे ट्रायंगल ऑप्शन नंबर ए में है और बी में है, ऑप्शन नंबर सी और डी में नहीं है। सी और डी को खत्म कर दो, बोलो कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, ए और बी बचे। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कोई और कुछ और देखते हैं। यहां पे सर्कल इधर है, तो सर्कल एक कदम इधर गया इधर आ गया, एक कदम और सर्कल इधर गया इधर आ गया, एक कदम और सर्कल इधर गया, यानी कि सर्कल इस कोने पे आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा प्यारा प्यारा सही सही आंसर है। बात समझ गए? अरे समझे कि नहीं? चलो भाग नंबर 5 पे चलते हैं। तो ये संबंध वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, संबंध वाला क्वेश्चन यानी कि रिलेशन वाला, एनोलॉजी वाले क्वेश्चन आप बोलते हो बड़े प्यार से इसको। कहना क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई ये जो दोनों फिगर्स हैं इनमें जो रिलेशन है, जो संबंध है, वही रिलेशन इन दोनों में भी होना चाहिए। क्या रिलेशन है जरा देखो तो बेटा, ये दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे हैं, फिर इनकी दोस्ती हो गई तो ऐसे ऐसे कर लिए, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ गए और जुड़ करके एक हो गए। ठीक है, इनका भी वही है, वही हाल है, मुंह फुलाए एक दूसरे से बैठे बेटा, तो ये एक दूसरे के सामने इस तरीके से आ गए तो आपस में जुड़ करके दोस्ती कर ली इन्होंने, और ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलो ये देखो इसमें क्या है, अरे भाई ये बड़ा सा फिगर है, ये छोटा होकर के और इसमें लाइनें आ गई हैं, लाइंस। ये बड़ा फिगर है, छोटा होकर के इसमें ऐसी लाइंस आ जाएंगी, ऑप्शन सी। सीधी बात। आ जाओ इधर देखो, देखो बेटा इसमें क्या है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है और थोड़ा जल्दी करा रहा हूं मैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं बेटा, है ना, बहुत तेजी से करना है। अगर तुम्हें लगता है कि मास्टर एकदम बुलेट ट्रेन बन गया है तो एक काम करो, तुम 0.75x पे देख लो बेटा। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत तेजी से ही चल रहा है मास्टर, तो देखो इधर, ये देखो, ये ऊपर की तरफ तीर है, मतलब सभी सभी डंडियों पे एक किनारे किनारे बाहर की तरफ तीर है, वही जो तीर है एरो है अंदर की तरफ हो गया है। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा होगा, ये सब बाहर की तरफ है तो अगले उसमें मतलब अगले पैटर्न में ये अंदर की तरफ सब कुछ हो जाएगा। बात समझे? तो बी ऑप्शन अपना सही हो गया, हो गया खत्म। 20 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है बेटा, अब तुम सोचोगे कि भाई साहब ये W है ये भी W है, मतलब कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो ये K है तो ये भी K है, और तुम लगा के आ जाओगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि बेहद ही गलत ऑप्शन है, जो कि एकदम निहायत गलत ऑप्शन है बेटा। देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये क्यों गलत क्यों है K? देखो ये है बड़ा K, है ना, बड़े लेटर का K, कैपिटल K, और ये है छोटा K, तो ये होगा क्या, छोटे बड़े दोनों बराबर है क्या? नहीं है ना। तो क्या होगा मास्टर, बात सुनो, यहां जो है हमने एक मिरर रखा इधर। ठीक, अगर मिरर रखोगे तो W के सामने मिरर रखोगे तो W ही दिखेगा, सिमेट्रिक है ना, तो ये W ही दिखेगा, दूसरी तरह से नहीं दिखेगा, मतलब किसी और जैसा नहीं दिखेगा, W की तरह ही दिखेगा मिरर रखने पर भी। तो उसी तरह से अगर K के सामने मिरर रख दें तो उल्टा K दिखेगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नॉट ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल है बेटा, रिवाइज कर लेना एक बार, इंपॉर्टेंट जिस पे मार्क कर रहा हूं उन सबको तो जरूर से रिवाइज करके जाना, अच्छे से करके जाना। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चन ऑफ द मेंटल एबिलिटी सीरीज, दैट इज द 50% ऑफ द मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस। ठीक, अब बचे हमारे 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, उसके बाद मैथमेटिक्स के भी करेंगे। ठीक है, इधर देखो मैथमेटिक्स और हिंदी भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है हिंदी छोड़ देंगे बेटा, हिंदी भी करेंगे, पूरा करेंगे पूरा, चिंता मत करना। भाग नंबर 6 का देखो क्या है, ज्यामितीय आकृति जो है कंप्लीट करना है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन का सवाल है बेटा। देखो बड़ा सिंपल सवाल है, सिंपल कैसे, इधर ऐसा करो, ये आपको पंचभुज कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा ना उससे बनाता हूँ रेड पेन से। ठीक है, इधर आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर जो है ऐसे करना है और फिर ऐसे कर देना है। तो आप देखो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक
पेंटागन बन गया, एक पंचभुज बन गया, है कि नहीं बोलो। अब इसको कंप्लीट करने के लिए यहां से यहां से यहां से कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। किसमें दिख रहा है बोलो बेटा, थोड़ी बारीकी से आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई बहुत पतला है कोई बहुत मोटा, इधर तो फिट नहीं होगा इधर, है ना। तो ए ऑप्शन इधर ये फिट तो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत चौड़ा है। हमें एक पतली सी आकृति, ऐसे एक नुकीला कॉर्नर चाहिए। कौन से में है देखो जरा ध्यान से देखो कौन से में। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करें बेटा, तो ये इधर की तरफ ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए और डी तो खत्म हो गए, बी और सी अपने पास बचे हुए हैं। अगर मैं बी की बात करूं तो बेटा, तो ये बी ना, ये कुछ ज्यादा ही पतला, इसमें ये फिट नहीं होगा इस खांचे में, तो सी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन होगा। गॉट इट। देखो एक चीज बताता हूं तुम्हें, ये जो सवाल है यानी कि ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीशन है, इसमें अधिकतर सवाल ना एलिमिनेशन मेथड से ही होते हैं। मतलब तुम ऑप्शन को रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, और लास्ट में तुम्हारा जो सॉल्यूशन होगा, जो सही आंसर होगा, वो तुम्हारे पास सीधे चल के आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो कई बार गलत हो जाता है। तो आप कमियां ढूंढो कि क्या क्या कमी है, अगर जिसमें कमी है उसको भगाते जाओ, और लास्ट में आपका जो प्योर वाला आंसर है, जो सही में आंसर है, वो आ जाएगा। 20 सेकंड देखो, इसमें भी देखो बेटा किसमें कौन कौन सी कमी है, जरा देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो इधर ये कुछ ज्यादा ही चौड़ा है, तो इधर आकर के यहाँ फिट नहीं होगा, ये खत्म, तुम जाओ जी, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। और अगर इसमें देखें तो ये कुछ ज्यादा ही छोटा है, इसमें यहाँ बड़ा चाहिए ना, यहाँ देखो इधर बड़ा चाहिए तभी तो जाकर के फिट होगा, तो ये भी खत्म। तो ए और डी खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एंड सी। देखो बी में यहाँ पे ये फिट नहीं होगा बेटा, सी ऑप्शन ही ऐसा है जहां पे ये देखो ये जो नुकीला पार्ट है इधर फिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब देखो आपने क्वेश्चंस किए होंगे, मैंने भी कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें अधिकतर ना रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। इसमें जानबूझ करके मैंने पंचभुज और सर्कल त्रिभुज वाले क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि होता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास ट्रायंगल कंप्लीट करने के क्वेश्चन आ जाएंगे, पंचभुज कंप्लीट करने के क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके पास स्क्वायर या फिर सर्कल कंप्लीट करने के क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें मैंने जानबूझ के इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर डाले हैं, ठीक है। इसमें स्क्वायर के क्वेश्चन बल्कि लिए ही नहीं हमने। देखो पंचभुज और ये सर्कल वाला कंप्लीट करना है, यहाँ भी सर्कल कंप्लीट करना है, और यहाँ पे ट्रायंगल आपको कंप्लीट करना है ऐसा। अच्छा पता कैसे चलेगा कि ट्रायंगल कंप्लीट करना है? क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को मिलाओगे आप। देखो ऑप्शन में सभी में ऊपर नुकीला नुकीला भाग यानी मुंडी ऊपर है, और नीचे इधर क्वेश्चन में बेस है, तो कहने का मतलब यही हुआ ना बेटा, अगर ये दोनों आप जोड़ोगे तो कुछ इसी तरह का तो बनेगा ट्रायंगल, है कि नहीं। तो इसीलिए ट्रायंगल कंप्लीट करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप खुद दोगे कमेंट सेक्शन में। बहुत लेजी हो गए हो तुम लोग बेटा, कमेंट नहीं करते आजकल। तो इसका जो है 23 का आंसर दोगे। 24 इधर देखो मैं बताता हूं तुम्हें। 24 में अगर देखें तो ये वाला पार्ट यहां फिट होगा का? अरे क्या बात करते हो मास्टर, नहीं होगा। देखो इधर देखो, ये ऑप्शन सी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि सी वाला ऐसा है, और जबकि हमें कुछ ऐसी बंदूक वाली आकृति चाहिए, तो ये वाला ठीक है। तो सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। बी और डी में देखते हैं भाई कौन सा हो जाएगा। बी और डी में, बी और डी में ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे कैसे कैसे? अरे ऐसे कैसे मास्टर, सुनो ये बेटा, इधर ध्यान दो, इधर 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 तो देखो, अरे इधर तो देखो बेटा, इधर इधर जो है ये बहुत पतला है, जबकि हमें थोड़ा चौड़ा चाहिए ऐसा, है ना। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 6 पार्ट, यानी कि भाग 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे चलते हैं भाग 7 पर। मिरर इमेज यानी कि कौन सा? दर्पण प्रतिबिंब। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी साथ साथ करते चलना बेटा। देखो इसमें कौन सा माध्यम है, ये तो मेंटल एबिलिटी ना, मेंटल एबिलिटी में क्या ही मीडियम देखना, मेंटल एबिलिटी में चित्र का कोई मीडियम होता है क्या, है ना। जैसे बेटा प्यार की कोई भाषा नहीं होती, वैसे ही मेंटल एबिलिटी कोई भाषा नहीं होती, समझे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। मास्टर तुमसे प्यार करता है, तुम मास्टर से प्यार करते हो, किसी लैंग्वेज में प्यार करते हो क्या? आप हंसते हो किसी लैंग्वेज में हंसते हो क्या? रोते हो किसी लैंग्वेज में रोते हो? नहीं, एक ही जैसे रोते हैं। अंग्रेज का बच्चा भी वैसे ही रोएगा, और अपना देसी बच्चा भी वैसे ही रोएगा, तुम भी वैसे ही रोते हो, ठीक है। तो इसका कोई लैंग्वेज नहीं है, तो सारे बच्चे इसको देख सकते हैं। 25 का देखो, यहां देखो ये मिरर है, यहां पे रखा हुआ है। तो एक आकृति को ट्रेस करना, मैंने आपसे कहा है बेटा कि किसी एक पॉइंट को पकड़ना, किसी एक लाइन को पकड़ना, उसको ट्रेस करना, और मिल जाएगा आपका आंसर। देखो ये इधर की तरफ मुंह है इसका, तो मिरर के सामने इधर की तरफ मुंह इसका रहेगा ऐसे, है ना। ऑप्शन नंबर ए, सीधा आंसर मिल गया हमें, कुछ करने की जरूरत पड़ी बेटा। अच्छा मिरर का पोजीशन भी देखना। 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको, इसके पहले जो मैंने गेस्ट पेपर एक सॉल्व करवाया था उसमें मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए थे मिरर वाले संबंध में, मिरर वाले क्वेश्चन के संबंध में। पहला कि नोट द पोजीशन, मतलब पोजीशन को देखो मिरर का कि पोजीशन किधर है, ऊपर है, नीचे है, बाएं है, दाएं है। तो मिरर के पोजीशन के हिसाब से आपका जो भी आंसर होगा वो आएगा।
दूसरा हमने कहा बेटा कि किसी एक लाइन को ट्रेस करो, किसी लाइन या पॉइंट को ट्रेस करते चलो, पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी लाइन या पॉइंट को ट्रेस करो, मतलब उसको पकड़ते हुए जाओ आगे। और तीसरा हमने ये बताया कि जो चीज मिरर के सबसे नजदीक होगी उसका इमेज भी सबसे नजदीक, मिरर के नजदीक ही बनेगा, ठीक है। तो ये चीज, तीनों चीजें ध्यान में रखना। अब देखो यहां पे मिरर जो है, मिरर नीचे है, ठीक है। तो मिरर नीचे है बेटा, यानी इसका जो आंसर बनेगा, मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी ऐसे इधर नीचे की तरफ बनेगा ना, है ना। इस तरीके से देखो, ऐसे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी बताओ। अच्छा देखो यहां पे जो मैंने लाइन ट्रेस करने वाली बात बताई ना, इधर की तरफ ये लाइन जा रहा है, तीर, है ना। और इसमें मिरर यहां पे रखा हुआ है, तो उल्टे दिशा में, उल्टे डायरेक्शन में एरो हो जाएगा, यानी कि एरो इस डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 28, जस्ट फोकस ऑन इट। देखो 28 देखो। अब इसमें देखो कैसे करोगे बेटा, जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिले तो एक काम करना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है कि नहीं, यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट हो रहा है। तो घड़ी की दिशा में रोटेट हो रहा है तो मिरर में जो दिखेगा वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट होता दिखेगा, ठीक है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में बेटा ऑप्शन नंबर ए रोटेट हो रहा है, बी रोटेट हो रहा है, सी और डी तो नहीं हो रहे, तो सी और डी खत्म हो गए, बिल्कुल इनकी जरूरत ही नहीं हमें, है ना। तो अगर हम बी ए पे देखें तो ए में तीर ऊपर है, जबकि ये जो तीर है ना वो नीचे ऐसे बनेगा, इधर नीचे की तरफ। देखो इसके सामने ही तो बनेगा, आमने सामने ही तो बनेगा। हमेशा जो भी फिगर बनेगा आमने सामने बनेगा मिरर के, कहीं ऊपर नीचे नहीं बनेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। अच्छा इसमें किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तुम्हें आई है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा थोड़ा हार्ड लगा है, मुझे अब कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ बेटा। आप सभी कौन सा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा है लिख करके बताना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियोस में। चलो भाग नंबर 8 देखो, कागज काटने वाला सवाल। देखो बेटा बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। अब देखो मैं बताऊं आपको, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो ऐसे सवाल बड़े आसानी से कर जाते हैं। आसान वाले तो सब कर लेंगे, अरे आसान वाले तो सब कर लेंगे। ये बताओ कि जो सिमिलर फिगर वाला है कौन बच्चा उसको नहीं कर लेगा, सभी कर लेंगे। सिमिलर फिगर वाला, पैटर्न वाला भी लगभग लगभग कर ही लेते हैं बच्चे। कागज काटने वाला, पेपर कटिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया, और सीरीज का क्वेश्चन कह लो आप कभी कभार, ऑड एंड आउट का क्वेश्चन। तो ये 3-4 सेक्शन ऐसे हैं जो टॉपर बच्चों के लिए होते हैं और जिनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो बाजी मार लेता है बेटा उसी का सिलेक्शन होता है। आसान तो सब कर लेंगे ना, सिलेक्शन किस पे होता है, कठिन क्वेश्चन पे। लेकिन एकदम भी कठिन क्वेश्चन नहीं, कहने का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा करना है। अगर एक आध क्वेश्चन तुम्हारे छूट जाते हैं, मतलब एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हो, आपको मैंने बताया बेटा 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं यहाँ पे कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है वो आपको आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कठिन लगे, ज्यादा माथा खराब कर रहे हैं, उनको कहो सुनो हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, बाद में तुमको देखते निपटते हैं। अभी हम सब पहले 80 क्वेश्चन में से 75-76 क्वेश्चन कर ले, उसके बाद आते हैं तुम्हारी खबर लेते हैं, ठीक है। तो उनको बाद में करना है, समझे। आ जाओ 29 वाला देखो, यहां से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया और इधर से भी फोल्ड कर दिया। तो जब इधर से फोल्ड करेंगे एक छोटी सी लाइन देखो यहां पे हमने ड्रॉ की है, थोड़ा जूम करूं क्या, ओके ठीक है, जूम किया, इधर छोटी सी लाइन ड्रॉ किया है। तो बेटा जब अनफोल्ड करोगे तो इधर भी वो लाइन आ जाएगी, फिर इसको वापस से अनफोल्ड करोगे तो इधर भी लाइन आ जाएगी, यानी ऐसी लाइन नीचे और ऐसा ही नीचे ये आ जाएगा, फिर अनफोल्ड करोगे इधर भी लाइन और ऐसा लाइन। तो चारों तरफ से इस तरीके से एरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ये अच्छा सवाल है, देखो कितना कितना आसान लग रहा है कि अरे एक लाइन ही तो खींची है बेटा, एक लाइन ही तो खींची है, ऐसा तो लग रहा है तुम्हें देखने में कि बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो अभी भी ठीक है, अभी भी एक आध दिन टाइम है ना, एग्जाम में पेपर काट के एक बार और प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। यहां से फोल्ड करो, इधर से फोल्ड करो, फिर यहां कट हमने कर दिया। तो जो कटिंग 2 बार फोल्ड करने के बाद आती है वो चारों तरफ बिखर जाता है, अगर सिमेट्री पे फोल्ड किया गया है तो ध्यान रखना इस चीज का। तो डी ऑप्शन आ गया अपना, ठीक। इधर देखो, इधर से फोल्ड किया, ऊपर से फोल्ड किया, 2 तरफ से फोल्ड कर दिया, इधर से भी इधर से भी, तो यानी कि चारों तरफ से कोना कोना हमने फोल्ड कर दिया। अब देखो ये जो कॉर्नर्स है ना चारों तरफ से बीच में आ गए, है कि नहीं बोलो बेटा, चारों तरफ के कॉर्नर्स बीच में आ गए। बीच में हमने जो कटिंग लगाई, क्या वो कटिंग कॉर्नर पे भी जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि कॉर्नर बीच में आ गए हैं।
तो कॉर्नर पे भी कटिंग लग जाएगी, बीच में तो कटिंग रहेगी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सी ऑप्शन। आ जाओ, ये वाला कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो बेटा, जरा करते हैं। फोल्ड किया इधर से फोल्ड किया, दो तरफ से फोल्ड किया, एक कटिंग तो इधर लगा दी, एक कटिंग इधर लगा दी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये जो कटिंग हमने लगाई है, क्या इधर के फोल्डिंग पे इसका इफेक्ट दिखेगा? क्या इधर प्रभाव पड़ेगा? कोई इस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे कटिंग कोई आ ही नहीं रही है। यानी ये जो कटिंग है वो सिर्फ इधर ही रहेगी, और जब इसको वापस अनफोल्ड करेंगे ना तो इधर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन बी, सीधी बात है बेटा। चलो, इन दिस वे वी हैव डन 32 क्वेश्चन, दैट मीन्स वी हैव कवर्ड 8 पार्ट्स ऑफ मेंटल एबिलिटी सीरीज। ठीक है, 32 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बेटा? 40 नंबर का हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब 40 में मुझे लिख करके बताओ कितने नंबर आ रहे हैं। यार रुको, जरा धैर्य रखो, 8 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद लिख करके बताना मुझे कि कितना आ रहा है, तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखो बेटा, इमीडिएट ये कौन सा है? स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें क्या करना होता है आपको बताओ। टुकड़े जो दिए हैं ना, विजुअलाइजेशन का स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं। क्या है कि जब मैं बोलता हूं ना, बोलने के चक्कर में स्पेलिंग पे ध्यान नहीं जा पाता है मेरा। देखो ये, इसमें कितने टुकड़े हैं जरा देखो बेटा, ध्यान से देखोगे ना। वैसे इतने कठिन सवाल नहीं आएंगे, ये जो सवाल है ना, ये मतलब हार्ड लेवल का सवाल मानोगे आप। इतने कठिन सवाल नहीं आएंगे। अगर ये तुमको इसमें कोई कंफ्यूजन भी हो रहा है तो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। देखो एक फिगर यहां पे है, ध्यान से देखोगे तो वैसे ये अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं रहेगा, जिसमें इस तरह से चढ़ा हुआ है इसमें ना, जिस तरीके से इसमें चढ़ा हुआ है एग्जाम में, वैसा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ फिगर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये एक फिगर हो गया बेटा, ये दूसरा फिगर हो गया, आप ध्यान से देखोगे तो ये दूसरा फिगर हो गया, ये तीसरा फिगर हो गया, ठीक। तो 3 फिगर तो ये है आपके, और एक जो नीचे दिख रहा है इन तीनों के नीचे, वो वाला है। तो कुल मिलाकर के 4 फिगर्स है। कंफ्यूज तो नहीं होगे? कुल मिला के 4 फिगर्स है, चारों को जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। इन सभी, अरे भाई 1 2 3 4 5 लाइन है, 5 लाइन को जोड़ करके पंचभुज नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा बताओ? कुछ और चांस है क्या? ये सबको जोड़ दो, डी ऑप्शन बन गया। कितने आसान से सवाल, क्या आप बात करते हो मास्टर, ऐसे सवाल आएंगे बेटा, ऐसे ही आएंगे सवाल, तो ऐसे ही आएंगे। देखो इधर, इसमें कौन सा होगा, इसको करना तुम कमेंट सेक्शन में लिखना, ये वाला 36 वाला। आगे बढ़ते हैं। वी आर लेफ्ट विथ 4 मोर क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज एम्बेडेड फिगर, यानी कि छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति, देखो बेटा ये आकृति कहां छिपी हुई है? क्वेश्चन नंबर 37 में देखो। क्वेश्चन नंबर 37 में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये आपको छिपी हुई दिख जाएगी। कहां पे? ऑप्शन नंबर बी को क्लिक सही कर दें, पक्का? हाँ, बी सही है। देखो इधर, इधर ये छिपा हुआ है। ए नहीं सही है, क्योंकि ए में ये नुकीला पार्ट ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें तो बहुत ही पतला है, तो ये भी नहीं सही है। और यहां पे यहां गड़बड़ है बेटा, तो बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा जी, देखो कहां छिपा है बेटा। यार छिपी हुई आकृति तुम कर लोगे क्या? ये बोरिंग क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल बेटा। कर लो, ये 38 वाला कर लो, 39 वाला, 39 वाला चलो करा देता हूँ, 39 वाला, 38 वाला कर लेना तुम। ऑप्शन में उसमें कमेंट में लिखना जरूर। इसमें देखो बेटा, अब बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में ही छिपा हुआ है, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में, एक मिनट रुकना बेटा जरा, ये मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऑप्शन नंबर डी में भी छिपा हो सकता है। ना मास्टर, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये जो लाइन है बिल्कुल नीचे तक, यहाँ तक आ रही है और फिर यहाँ से मुड़ रही है, जबकि हमें इतनी लंबी लाइन ही नहीं चाहिए, थोड़ी छोटी लाइन रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। देखो कितना सही सवाल है बेटा। ऑप्शन नंबर ए और डी में देख रहे हो कितनी बारीकी का अंतर है, बिल्कुल एकदम छोटा सा अंतर है। तो ऐसे सवालों से थोड़ा बच के रहना है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है सही, बोलो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या मुझे सही लगता है मास्टर? अगर तुम्हें लग रहा है तो सही ही लग रहा होगा। देखो बेटा, मास्टर भी गलत हो सकता है, मैं बता रहा हूं, इसलिए अपने बुद्धिमत्ता पे ध्यान दो, अपने विवेक से काम लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन सही हो गया। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 40 क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी। और इसके बाद अपन करने वाले हैं मैथ्स में, बहुत मजा आएगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ सारी चीजें बताऊंगा बेटा। मजा आएगा नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरा लिख करके बताओ। और
ये भी बताना कि 40 क्वेश्चन आपने किए, यानी कि 50 नंबर किए, और 50 नंबर में कितने नंबर आ रहे हैं मुझे जरा लिख करके बताओ। बेटा देखो, मैंने तुम्हें बताया कि अलग अलग सेक्शन में पास होना जरूरी है, सभी सेक्शन में। यानी अगर तुम मेंटल एबिलिटी में मान लो कि 50 के 50 नंबर ले आए तुम, और मैथमेटिक्स के अंदर 25 में से अगर तुम 7-8 नंबर पे लटक गए ना, तो फिर तुम्हारी लुटिया तो डूबी जानी है, भले तुम कट ऑफ पार कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में भी 33-34% तो नंबर लाना ही लाना है। बात समझ रहे हो? मैथ्स में भी, मेंटल एबिलिटी में भी, और हिंदी और इंग्लिश में भी, यानी कि सभी सेक्शन को इक्वल वेटेज देना है आपको। चलो, वैसे बाकी तो आप समझदार हो ही बेटा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जरा थोड़ा प्रचार कर लूं। ये देखो, अर्जुन बैच जो है अगले साल के लिए है। अगर आपके भाई बहन अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से इनरोल कराएं बेटा, ठीक है। ये बैच रिकॉर्डेड बैच है, तो इसमें अगर आप, जैसे कि मान लो आप तैयारी कर रहे हो और आपका गाइडेंस है आपके भाई बहनों के लिए, तो आप ये रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कैसे कैसे पढ़ना है, मैंने पढ़ा रखा है आपको, है ना। तो ये रिकॉर्डेड बैच है, इसमें सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो आप गाइड करो अपने भाई बहनों को, और ये बैच दिला करके उनको भी सक्सेस दिलाओ अपनी तरह। ये इसमें लिखा हुआ है 1999, बट वी हैव रिड्यूस द प्राइस एट द लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट प्राइस पॉइंट 1499, यानी कि 1500 रुपए के अंदर अंदर ये कर दिया हमने रिकॉर्डेड बैच। और अल्फा बैच जो है ये अगले साल के लिए, देखो अभी 2023 का अल्फा बैच तो हमारा चल ही रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए अल्फा बैच 8 तारीख से शायद स्टार्ट हो रहे हैं। सो विल नोटिफाई द एक्चुअल डेट, ठीक है। तो नवोदय अल्फा बैच जो है, इसमें शेड्यूल्ड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, मतलब डेली आपको बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। डेली एक वीडियो, दो वीडियो जो भी होंगे आपके लिए डाले जाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल डेली दिए जाएंगे। तो एक सीक्वेंस वाइज सारी चीजें चलेंगी, मतलब सारी चीजें आपको एक साथ नहीं दिया जाएगा, है ना, ताकि हजम ही ना हो। आपको डेली डोज थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नवोदय अल्फा आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो। अगर आप अच्छे से नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय विद्यालय का अल्फा बैच ज्वाइन कर सकते हो। विल प्रोवाइड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द entrance examination. Video lectures will be there, high quality video lectures, exercise material will be there, chapter test, सभी चैप्टर का टेस्ट होगा, and special dedicated telegram group will be created for you, यानी कि आपके लिए हर एक बैच का अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जहां पे आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सैनिक अल्फा is the batch for the students who are preparing for the Sainik School Entrance Examination, that is AISSEE 2024. So if you're preparing for the Sainik School Entrance Examination 2024, you can join the batch Sainik Alpha. Everything will be provided in this batch as well, that is video lectures, exercise material, chapter test, telegram group. The same facilities, all the facilities will be provided in this batch as well. So make sure you join the Sainik batch if you are preparing for the Sainik School Entrance Examination. बहुत ही अच्छे से हमारे बैचेस चल रहे हैं, पुराने जो बैचेस हैं सभी बच्चों का रिस्पांस अच्छा है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो खुद ही आपको इतना पॉजिटिव दिखेगा फीडबैक कि आप खुद ही तैयार हो जाओगे कि भाई चलो तैयारी करते हैं इस चीज़ के, इस बैच में एनरोल करके, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन तो पढ़ो। अगला देखो, मॉक टेस्ट एंड 50 मॉडल पेपर का सीरीज है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ किसी भी जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 6260388361 पे, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। सो मेक श्योर, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी टेक्निकल इशू आता है, कहीं टेस्ट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, इनरोलमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जरूर से इस नंबर पे कॉल करें 6260388361 पे एडमिशन्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं। बाकी चलते हैं, प्रचार बहुत हुआ, अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। यहां देखो मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 41। देखो इसमें 20 क्वेश्चन है टोटल मिला करके, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ध्यान दो, मैं समझाऊंगा अच्छे से, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। भले क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी मीडियम में दिख रहा है, लेकिन सारी चीजें आपको भी समझ में आएंगी। आपको क्वेश्चन से मतलब है ना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, चिंता मत करना, पूरा वीडियो आपको देखना है। 36 एंड 54 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 36 एंड 54? दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, बोथ द नंबर्स आर प्राइम। दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं, बोथ द नंबर्स आर को प्राइम। दोनों 18 के गुणज हैं, बोथ द नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 18। दोनों विषम संख्याएं हैं, बोथ द नंबर्स आर ऑड। देखो क्या सत्य है, कह रहा है क्या सही है। भाई दोनों संख्याएं विषम तो नहीं है, दोनों सम है, यानी ये गलत हो गया। अभाज्य संख्या, अरे ना जी 18 से तो डिविजिबल है। सहअभाज्य भी नहीं है, दोनों 18 के गुणज हैं, यानी कि बोथ द नंबर्स 36 एंड 54 ये दोनों नंबर्स 18 के मल्टीपल है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सी अपना सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 42 देखो, एक कुएं में पानी का स्तर 15 मिलीमीटर था, बारिश के कारण जल स्तर 22.5 mm बढ़ गया, नया जल स्तर क्या है? देखो क्या ये रहा है कि द वाटर लेवल इन अ वेल वाज 15 mm, ड्यू टू द रेनफॉल द वाटर लेवल हैज इंक्रीज्ड बाय 2.5 mm,
व्हाट इज द न्यू वाटर लेवल। देखो आपको क्या करना है, 15 + 2.5 जोड़ देना है। सिंपल सीधा सवाल, इतना सरल सवाल है बेटा, कैसे गलत करोगे? बोलो गलत होगा, ऐसे सवाल गलत होंगे तुमसे? नहीं ना, तो बी ऑप्शन सही हो गया। सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या ज्ञात करें जिसमें दहाई का अंक 2 है। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हुज 10th डिजिट इज 2। देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तुमने कहा मास्टर 9 9 9 3 बार लिख दो। अच्छा क्वेश्चन फिर तुम्हारी चुटकी ले रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि 2 जिसमें दहाई का अंक 2 है, यानी यहां पे दहाई के स्थान पे 2 होना चाहिए, तो 9 की जगह पे 2 कर दो, 9 2 9। ऑप्शन नंबर बी सीधा सवाल। अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि राइट डाउन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही मतलब बड़े से छोटे के क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले बड़ा। अच्छा देखो इसमें गुरुजी का जंतर लगेगा, क्या लगेगा? मैंने बताया था आपको कि जब भी अंश बराबर हो, व्हेनेवर द डिनोमिनेटर इज इक्वल, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, जब भी अंश बराबर हो तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न वास्तव में छोटी होगी, है ना। यानी बड़ी भिन्न अगर आपको ढूंढनी है बेटा तो छोटे हर को ढूंढो, छोटे डिनोमिनेटर को ढूंढो। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, यानी कि 11/12 सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले 11/12 को लिखेंगे। ऑप्शन बी या सी में से कोई एक हो सकता है, ए और डी तो गए, खत्म, कहानी ही खत्म। सबसे छोटी भिन्न सबसे लास्ट में होगी, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा ना वही तो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो डिनोमिनेटर सबसे किसका बड़ा है? 11/23 का, तो सबसे लास्ट में इसको रखेंगे, ऑप्शन बी। ये देखो, है ना। तो हमें देखा आपने कि सभी भिन्न को अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले को सबसे बड़े को पकड़ा, सबसे छोटे को पकड़ा, अरेंज कर दिया, लास्ट पहले और लास्ट में रख दिया, बस कहानी खत्म। सबको अरेंज करने की जरूरत पड़ी क्या? ऐसे भी एग्जाम में होता है। छोटे मोटे शॉर्ट टिक्स, ये छोटे छोटी चीजें हैं ना, यही एग्जाम में आपका टाइम बचाएंगे। एंड टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है, मैं कहता हूं हमेशा। वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी 1/3 से अधिक है? अच्छा जी, बड़े सवाल करने लगे हो आजकल तुम। देखो वह कौन सी संख्या है? हमने माना कि संख्या बराबर x है, कह रहा है जिसका आधा उसकी 1/3 से 30 अधिक है। यानी संख्या का पहले तो आधा कर लो, 1/3 से 30, तो x/3 + 30। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। पहले इक्वेशन समझो, कह रहा है कि भाई संख्या का आधा x/2, संख्या के तिहाई से 30 अधिक है, मतलब x/3 से 30 अधिक है, तो x/30 + 30 दोनों को बराबर कर दो। इक्वेशन समझ रहे हो? आसान सा इक्वेशन है, थोड़ा समझोगे तो आ जाएगा, थोड़ा कोशिश करोगे आ जाएगा बेटा। फाइंड द नंबर हुज हाफ इज इक्वल टू, एक मिनट, हुज हाफ इज 30 ग्रेटर देन इट्स 1/3। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व कर लो। कर लोगे क्या सॉल्व बेटा? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे क्या? इतना आसान सा इक्वेशन है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। थोड़ा सा मेहनत तो तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। तो थोड़ी मेहनत करो और कमेंट सेक्शन में इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे वो संख्या बता दो। आ जाओ। अरे भाई कहां पहुंच गया मास्टर? 46 आ जाओ। एक संख्या 85 से कम है, उसके 4 अभाज्य गुणनखंड है तथा 7 से विभाजित है, तो संख्या बताएं। अ नंबर इज 85, अ नंबर इज लेस देन 85, इट हैज 4 प्राइम फैक्टर्स एंड इट इज डिविजिबल बाय 7, फाइंड द नंबर। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 85 से कम है। अच्छा 85 से कम तो सारे हैं बेटा, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, 85 तो सभी हैं। ठीक है, 85 से कम तो सभी हैं। ये वाला देखो, उसके 4 अभाज्य गुणनखंड हैं। अच्छा जी, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 7 से विभाजित भी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभाजित है। अरे 80 सुनो, क्या तुम 7 से विभाजित हो? नहीं, हम तो नहीं है। खत्म करो कहानी। क्या तुम 7 से विभाजित हो? नहीं भाई, हम भी 7 से विभाजित नहीं है। क्या तुम 7 से विभाजित हो? नहीं, ये भी 7। अरे बेटा देखो, 7 से विभाजित वाले कंडीशन ने ही सारी गुत्थी सुलझा दी। मतलब हमने बस 7 से चेक किया, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही नकली निकल गए, फ्रॉड वाले। तो ऑप्शन नंबर बी बस बचा। 4 अभाज्य गुणनखंड तो चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। चाहो तो चेक भी कर लो, 4 अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे इसमें तुम्हारे। चलो 47 करते हैं। 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है, यानी कि HCF, द HCF ऑफ 3 नंबर्स इज 18। अगर उनका अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है तो संख्याएं, अनुपात मतलब होता है बेटा रेशियो। इफ देयर रेशियो इज 1:2:3 देन फाइंड द नंबर्स। अब देखो अच्छा सवाल है, सुनो। नंबर्स हैं 1 2 3, तो एक नंबर को 1x मान लो, दूसरे को 2x मान लो, तीसरे को 3x मान लो। 1x का मतलब 1 × x, 2x का मतलब 2 × x, 3x का मतलब 3 × x। कॉमन क्या है इन तीनों में? कॉमन क्या है? x कॉमन है। और हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि जो कॉमन होता है वही HCF होता है। यानी हमारा HCF है x यहां के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से है 18,
तो क्या मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 18। अगर x बराबर 18 आ गया तो बेटा नंबर मिल गए हमें। देखो कैसे, 1x का मतलब 18 हो गया, 2x का मतलब 18 दूना 36 हो गया, 3x का मतलब 18 तिया 54 हो गया। 18 36 54, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। 35 और 55 के बीच 5 के गुणजों की संख्या है। 35 और 55 के बीच 5 के गुणजों की संख्या कितनी है? देखो छोटा सवाल, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका है बेटा। इसमें गलती कर जाओगे, बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनो, 35 और 55 के बीच, अच्छा जी, तो 35 के बाद 5 के गुणज लिखना है, यानी कि 5 का पहाड़ा, 5 का टेबल पढ़ते जाओ। 35 के आगे 40, 40 के आगे 45, 45 के आगे 50, ठीक है, 50 के आगे 55। अब मैंने क्यों कहा कि तुम गलती कर जाओगे? क्यों? पूछो क्यों, पूछो क्यों? ये 35 है, ये 55 है। बहुत सारे बच्चे ना इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 उनका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, टिक करके चले आएंगे बहुत एकदम खुशी खुशी नाचते नाचते, अरे वाह हमने तो सारे क्वेश्चन सही किए हैं। पता चले जब मास्टर ने आंसर डिस्कस किया तो गलत निकल गया वहां पे, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है। अच्छा, डिस्कशन से याद आया कि हम लोग डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो बेटा जैसे ही आपका पेपर होता है, खत्म होता है पेपर 1:30 बजे, जैसे ही पेपर खत्म होता है तुरंत चैनल पे ज्वाइन हो जाना। सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर डिस्कशन अगर कहीं मिलेगा आपको तो इसी चैनल पे मिलेगा। तो आ जाना, 1:30 बजे से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है तुरंत, जैसे ही हमारे पास पेपर आ जाएगा तुरंत डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बेटा। तो इस चैनल पे आ जाना, विल डिस्कस एवरीथिंग। क्वेश्चन पेपर कैसा था, हार्ड था, इजी था, एंड पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, सारे सवाल को, सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा, वो बेटा आंसर जो होगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो देखो, ये 45, 40, 45 और 50, ठीक है। तो ये 3 ही होंगे, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों इंक्लूड क्यों नहीं करना है? क्योंकि कह रहा है कि 35 और 55 के बीच 5 गुणजों की संख्या निकालनी है। समझ लो, अगर आपसे ये कहता, इसी क्वेश्चन में वेरिएशन देखो, यही 2 सवाल समझा रहा हूं तुम्हें। अगर आपसे ये कहता कि 35 और 55, 35 से लेकर के 55 तक के गुणजों की संख्या, तक की बात करता, से लेकर तक, यानी कि 35 से लेकर 55 तक, तब आप 35 और 55 को इंक्लूड करते। लेकिन इनके बीच कह रहा है ना, तो बीच कह रहा मतलब इनको नहीं लोगे, किनारे किनारे को, ये बीच वाले तीनों ही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। गॉट इट। देखा, छोटा सा सवाल है लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 49, 1000 में से कम कितना घटाया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? देखो बेटा, अब मैंने 2 आपको तरीके बताए थे स्क्वायर निकालने के, याद है? द फर्स्ट वन वाज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन वाज डिवीजन मेथड। कुछ सवाल तो डिवीजन मेथड से लगते हैं और कुछ सवाल प्लस और माइनस से लगते हैं। मतलब क्या, कुछ सवाल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगते हैं। तो डिवीजन मेथड से कौन से सवाल लगते हैं? जिसमें प्लस या माइनस की बात की गई हो, कि किसी संख्या में से कुछ घटाया जाए, कुछ जोड़ा जाए। तो अगर जोड़ने घटाने की बात आए ना, तो सीधा आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए, क्या ख्याल आना चाहिए? कि वो डिवीजन मेथड से लगेगा। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहे कि कितने से भाग दिया जाए या किसी संख्या से गुणा किया जाए, तो जब भी गुणा और भाग का सवाल आए तो आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि मास्टर ये तो ऐसा लग रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनेगा। गॉट इट। ये किस मेथड से बनेगा? घटाने की बात कर रहे हैं ना, डिवीजन मेथड से बनेगा। अच्छा मास्टर, इसका मतलब डिवीजन मेथड आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अरे डिवीजन मेथड नहीं आया जिंदगी में तो किया क्या तुमने? देखो इधर, डिवीजन मेथड आना तो जरूरी ही है। यहां देखो, ये 2 हमने वो कर दिया, 2 का पेयर बना दिया, इधर 2 का पेयर बना दिया। ये 3 3 के 9 हो गया बेटा, प्लस 3, तो 3 3 6 हो गया, 10 पे से 9 जाए 1, 00 बचा। अब देखो 6 1 जा 6, आपका 6 1 जा 6, मतलब 1 से गुणा करोगे तो 61 आएगा। 100 माइनस 61 दैट विल बी 39। यानी कि लास्ट में जो 39 रिमाइंडर बच रहा है वही आपको घटाना है, और वही आपका आंसर भी आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही सवाल होता कि कितना कम से कम जोड़ा जाए, तो जोड़ने वाले में क्या करते बेटा, एक स्टेप आगे बढ़ के चलते, तो इसी सवाल का आंसर 24 आ जाता। करके बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि 3.61 को 38 के 1/4 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? 3.61 को 38 के 1/4 से भाग देना है, ठीक है। तो 38 का 1/4 क्या होगा? 38/4 है ना, यानी कि 9.5। तो 3.61 को 9.5 से भाग देना बेटा, डिवीजन ही तो है। कौन सी बड़ी बात है, डिवीजन कर लोगे, ये कर लेना।
तो इस तरीके से आप देखो कि हमने किसी अलग पेज का यूज नहीं किया है, इसी पेज में गोंदा गांधी करके हमने पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व कर दिया, देख रहे हो। बल्कि रफ के लिए जो जगह दिया था उसका भी यूज नहीं किया। तो ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, अगर शॉर्ट टिक बकायदे रगड़ा है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई की है आपने, बहुत अच्छे से तैयारी की है शॉर्ट टिक वगैरह के साथ, तो समझ लो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, आराम से कर लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन से डरना क्यों बेटा, डरने की क्या बात है, मास्टर तुम्हारे साथ है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 51, डायलॉग्स वगैरह लिख दो कमेंट सेक्शन में, जरा मास्टर को दिखा दो कि कितना प्यार करते हो तुम मास्टर से। एक बार रंगीन कर दो कमेंट सेक्शन, दिल वल खूब सारा भर दो। 51 देखो, 1/200 को दशमलव संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा बेटा एक रिक्वेस्ट है, देखो हमने इतनी मेहनत की है आप सभी के लिए, इतनी तैयारी आपकी करवाई है, कम से कम एक बार फीडबैक अच्छा दे दो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि किस तरीके से द्रोण स्कूल ने तुम्हारी तैयारी में हेल्प की है, कैसे हमने मदद की है, और कितनी तुम्हारी तैयारी में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, परफॉर्मेंस कैसे बूस्ट हुआ है आपका। और एक काम करना, प्ले स्टोर पे जाना आज के आज बेटा, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्ले स्टोर पे अभी के अभी जाना, द्रोण स्कूल का ऐप है आपको पता ही है, वहां पे रेट कर देना, 5 स्टार रेट कर देना, और एक बढ़िया सा प्यारा सा अपना नाम लिख देना, कमेंट्स कोई सुंदर सा लिख देना। ठीक है, कर लोगे पक्का, वादा करो। एक बार चले जाना बेटा प्ले स्टोर पे, है ना, और 5 स्टार रेट करके वहां पे कुछ कमेंट अच्छे से लिख देना। 51 एक छोटी सी तो डिमांड है बेटा, मास्टर की भी डिमांड रहती है क्या, 51 पे आ जाओ। 1/200 को दशमलव संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, तो कैसे दशमलव संख्या के रूप में लिखोगे। अच्छा इसका एक तरीका बताता हूं तुम्हें, बताऊं एक छोटा सा अच्छा तरीका। देखो 1/200 है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 100, यानी कि 1/2 इंटू 1/100। 1/2 का मतलब क्या, 0.5, और चूंकि 100 से भाग हो रहा है यानी कि 2 प्लेस इधर दशमलव आ जाएगा, खिसक जाएगा, यानी कि 0.005 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, 0.005, यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आ जाओ, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, वह 5 वर्ष में अपने का 7/4 गुना हो गई। बेटा जब भी गुना वाले सवाल आ जाए, n टाइम्स वाले सवाल आ जाए, टाइम्स की n टाइम्स हो गई, 6 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई, 5 टाइम्स हो गई, तो फॉर्मूला गुरुजी का जंतर याद रखना, n-1 इज इक्वल टू RT/100। कितने गुना हो गई, 7/4 गुना। n की वैल्यू कितनी रख दूं, बोलो 7/4 रख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे। -1, r जो है रेट कितना है, रेट कितना है बेटा, अच्छा रेट ही निकालना है, टाइम दिया हुआ है, ठीक ठीक, ओके गॉट इट। तो 5 वर्ष दिया हुआ है, तो 5 इंटू टाइम और बटे 100 कर दो। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो मुन्ना, और आपका आंसर आ जाएगा। 7 में से 4 जा 3/4, तो 3/4 गुने 100 बराबर t इंटू 5। ठीक है, 5 से काट दो भाई, कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जा रहा है तो जाने दो। 4 पंजे 20, 5 से 15, तो 15% हमारा आंसर आ गया। अच्छा टी दिया हुआ है, सॉरी रेट निकालना है, ओहो हो, चलो ठीक है, यहाँ रेट लिख लो ना तुम, क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी बड़ी बात होगी, यहाँ आर लिख लो, आंसर तो वही आ रहा है, बस यहाँ पे आर लिख लो, रेट इंटू 5। ठीक है, तो रेट इंटू 5, रेट इज इक्वल टू 15%, अपना आंसर आ गया भागते भागते डी। 2 का 1/7वें भाग का मान लगभग में होगा, व्हाट विल बी 1/7 पार्ट ऑफ 2 approximately, what will be the approximate value of 1/7 part of 2। ठीक है, उल्टा पढ़ दिया अंग्रेजी में, देखो 2 इंटू 1/7, 2 का 1/7वां भाग कर रहा है, तो 2 इंटू 1/7 यानी कि 2/7। 2/7 का मतलब क्या हुआ, 7 का भाग 2 में दे दो, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 7 3 के 21, तो लगभग 0.3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सोमेश रात में 10:30 बजे सोता है और प्रातः 5:10 बजे उठता है, तो बताइए सोमेश कितने मिनट सोता है। अच्छा सोमेश की तो बात छोड़ो, वो तो करेंगे, ये बताओ तुम कितने बजे रात को सोते हो बेटा, तुम्हारी रूटीन क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ तो, कितने बजे उठते हो और कितने बजे सोते हो। देखो नींद बहुत जरूरी है, हेल्थ बहुत जरूरी है, पढ़ाई के चक्कर में हेल्थ नहीं खराब कर सकते, रूटीन मेंटेन करना है। अभी तो 9 का एग्जाम दे रहे हो, दे करके चले आओगे, लेकिन जब दे करके आओगे तो फिर भी ऐसा मत करना कभी दिन में सो रहे हैं कभी रात में सो रहे हैं, हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, इसीलिए हेल्थ को मेंटेन करना है, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है। देखो सोमेश रात में 10:30 बजे सोता है, प्रातः 5:10 बजे उठ जाता है, तो यहां पे हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 10:30 बजे सो रहा है, आधे घंटे और बीता तो 11 बज गया, और 11 से 1 घंटा और बीता तो 12 बज गया, यानी 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक कितना घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 1.5 आवर्स हुआ, 1.5 घंटे हुए, है ना, यानी ऐसे लिखो 1 घंटे 30 मिनट हुआ ये, और सुबह 5:10 पे उठता है, तो 1 घंटे 30 मिनट और 5 घंटे 10 मिनट, यानी कि 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट को मिनट में बदल लो,
6 घंटे को मिनट में बदलोगे तो 6 इंटू 60 और प्लस 40 तो है ही, तो ये 400 मिनट हो गया, ऑप्शन सी। आगे बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं, सीधा सोचना है भाई 12 तक जाना है। देखो क्लॉक वाला सवाल जब भी आए ना तो तुमको 12 को ध्यान में रखना है, 12 को, क्योंकि 12 के बाद ही चीजें बदलती हैं, 12 के बाद 1 आ जाता है तो वहां दिक्कत आ जाती है। तो 12 तक जाना है, 12 तक कैलकुलेट करना है, उसके बाद का टाइम उसके बाद कैलकुलेट करना है और दोनों को जोड़ देना है फाइनली। 8.7 क्विंटल इज इक्वल टू 8.7 क्विंटल किसके बराबर है? अरे मास्टर हमें पता है कि 1 क्विंटल बराबर 100 किलो होता है, तो 8.7 का मतलब क्या होगा? 8.7 इंटू 100 मतलब 870, सीधा आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा यही मीट्रिक टन पूछ दे तो क्या होगा? जरा बताओ बेटा, 1 मीट्रिक टन में कितने किलो होते हैं? ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे तुम। और 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं? ये मैंने रिवीजन वाले चैप्टर में करा रखा है आपको, और फॉर्मूले वाले में भी मैंने बता रखा है कन्वर्जन में, तो अगर तुमने देखी है वीडियो तो तुम्हें पता होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 आ जाओ। सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 5 क्वेश्चन। अच्छा क्या बात है, बड़ी जल्दी हमने 15 क्वेश्चन कर लिए बेटा मैथमेटिक्स की, यही स्पीड रहनी चाहिए तुम्हारे एग्जाम में। 450 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 157.50 किलोग्राम है? देखो इसके बारे में पूछ रहा है और इसको बेस मानना है, तो 157.5 अपॉन 450 इंटू 100 कर देना है, ठीक है। 15 तिया 45, यानी कि 15 3 बार में तो नहीं जाएगा, यानी ये कम ही आएगा, तो 33 से कुछ ज्यादा आ जाएगा, 35 के आसपास है, 35 ही आएगा, करके देख लेना बेटा, आई एम क्वाइट श्योर कि 35 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 35 देखो क्यों, अच्छा मैंने इसको जल्दी से कैलकुलेट कैसे किया ये भी सुनो जरा। जैसे ये 150 157 है, अगर ये 150 होता तो ये 3 से कटता है यहाँ पे, लेकिन 157 है यानी कि 3 से कम बारी में जाएगा, तो 2.91 समथिंग आएगा, ठीक है। और अगर ये 3 से कटा होता तो 100 में 3 का भाग देते तो 33.33 आता, लेकिन 2.9 या फिर 2.8 का भाग दोगे तो 33 से ज्यादा आएगा, तो 35 आ जाएगा, कर लेना, ठीक है। एक व्यापारी ने 3 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, यानी 300 रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया। 3 रुपए एक अंडे का कीमत है और 100 अंडे खरीदे, तो 3 गुणे 100 यानी कि क्रय मूल्य 300 रुपया उसका हो गया, 300 रुपया क्रय मूल्य, ठीक है। 10 अंडे खराब निकल गए, यानी 100 में से 10 खराब निकल गए, तो 90 अंडे बचे और 5 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेच रहा है, तो 90 गुणे 5 450 रुपए का बेचा। बेटा 300 में खरीद के 450 रुपए का बेच रहा है वो, तो आप सोचो कि 150 रुपए का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट, और 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने के ऊपर? 300 के ऊपर। अरे एक मिनट रुकना बेटा, ये क्या हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। तो 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 300 के ऊपर, तो आप देखो 150 अपॉन 300 इंटू 100, ठीक है, 50% का लाभ सीधा सीधा हो रहा है, ठीक है। 58 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 50 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने पर व्यय क्या होगा? 80 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है, तो इसका परिमाप कितना हो गया बेटा? 80 गुणे 4 कर लो, पेरीमीटर आ जाएगा, 320 पेरीमीटर आ गया। 50 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से, यानी कि 50 पैसे का मतलब क्या हो गया? 0.5 रुपीज हो गया, तो इंटू 0.5 कर दो, 0.5 यानी कि 160 रुपए खर्च आएगा, ठीक। 2 और क्वेश्चन बचे हैं, फटाक से करते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 325 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी? देखो यहां से कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 325 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है इसको। तो क्या होगा? स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 325 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है, ये बात आपको पता है। तो टोटल लेंथ यानी कि टोटल डिस्टेंस जो होगी बेटा वो 100 प्लस 325 हो जाएगी, यानी कि 425 हो जाएगी। मीटर, ये मीटर है, और ये जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 पंजे 90, 5 25 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया, यानी स्पीड अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में निकालूं तो 25 आ जाएगा, ठीक है। बोलो बेटा बात सही है, स्पीड 25 आ जाएगा। ये 425 दूरी है, स्पीड 25, तो ये कितना हो गया? 25 16 17 सेकंड हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। यदि 4 बैल 4 खेत 4 दिन में चरते हैं तो एक बैल 2 दिन में कितना खेत चरेगा? अच्छा देखो 4 बैल हैं, वो फॉर्मूला याद है तुम्हें, M1 D1 T1,
T1 की जरूरत नहीं है, 4 बैल 4 खेत 4 दिन, 4 खेत 4 दिन। अच्छा T1 की जरूरत नहीं है, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो पहले कितने बैल थे? 4 बैल थे। कितने खेत चरते थे बेटा? तो काम कितना था? 4 काम था। कितने दिन में चरते थे? तो 4 दिन में चरते थे। अभी जो है 1 बैल है, 2 दिन है, तो कितना खेत चरेगा, यानी काम कितना करेगा, कितना खेत चरेगा, मतलब कितना काम करेगा उसकी वैल्यू निकालनी है। कितना बैल है? 1 बैल है और 2 दिन है, तो m की वैल्यू यानी कि कितने लोग हैं, बैल कितना है? 1 है। कितने दिन है? 2 दिन है। तो ये रख दो इक्वेशन में। ऊपर का इक्वेशन इसको सॉल्व करेगा हम तो 4 गुणे 4/4, 4 से 4 गया, इधर 4 ही बचा, 1 इंटू 2 अपॉन W2, यानी ऊपर 4 बचा है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 4 इज इक्वल टू 2/W2, यानी कि W2 को इधर ले आ दो, W2 की वैल्यू 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, है ना। तो आधा खेत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सवाल अच्छा है बेटा, वैसे वर्क एंड टाइम अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आया तो यही फॉर्मूले पे सवाल आएगा। वो वाला फॉर्मूला बस याद कर लेना, वर्क एंड टाइम में हो जाएगा आपका। वर्क एंड टाइम में ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना बेटा। कौन सा वाला बोलो? M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, और इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन मैंने बढ़िया से आपको दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है। जहां भी लेक्चर वगैरह में जहां भी पढ़ा है तो एक बार देख लेना लेक्चर बेटा, अगर वो चीज़ तुम्हें दिक्कत आ रही है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। देखा, ये पूरा मैथमेटिक्स के पेपर को लाल लाल कर दिया मास्टर ने, एकदम एकदम गोंज गांज करके बिल्कुल लाल लाल कर दिया, देख लो पूरा रफ कर डाला। ठीक है बेटा, मजा आया? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो कि कितना मजा आया और क्या क्या क्वेश्चन जो है तुम्हें समझ में नहीं आया है, कौन से क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मजा आया, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ मुझे। और ज्यादा जरूरी ये है कि बच्चा ये बताओ कि 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, ये ज्यादा जरूरी है। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो क्वेश्चन गलत हुआ है फिर दोबारा तिबारा देखो उसको। अब बढ़ते हैं हम लोग पैसेजेस की तरफ, है ना। तो देखो, अंग्रेजी माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर जाना चाहते हैं तो जाओ, खेलो कूदो। नहीं तो देखना चाहते हैं तो देख लो बेटा, थोड़ा तुम्हें आइडिया लगे कैसे सॉल्व करते हैं अनुच्छेद यानी पैसेज को। नहीं माना तो जाओ, खेलो कूदो, नेक्स्ट मॉडल पेपर देखो। यूट्यूब पे बहुत सारे मॉडल पेपर हमने अपलोड किए हैं। ठीक है, ये आ जाओ, अनुच्छेद नंबर 1। अच्छा, मैं आंसर ही बताते चल रहा हूँ बेटा, जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको, पैसेजेस को। ये देवेश एक लड़का है, उसके बारे में पैसेज है। देवेश बहुत दुखी था, कॉलेज के सामने से गुजरता हुआ बहुत दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि वह बहुत साल बाद रायपुर आया था। तो ये पैसेज के बारे में एक बार देखो बेटा। क्वेश्चन पे चलते हैं। तीनों दोस्त कितने साल बाद मिल रहे थे? तो लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ लिखा हुआ है भाई, देखते हैं। अच्छा, जब पढ़ ही लेते हैं ना। उसे पता भी नहीं चला कि उसके यहाँ पर 4 वर्ष कैसे बीत गए थे और जिंदगी के नए दौर में प्रवेश कर लिया था। देवेश गोरखपुर का रहने वाला था। छात्रावास में वो गौरव प्रशांत के संग रहता था। प्रशांत और देवेश कॉलेज के एनसीसी में थे। कॉलेज से जाते जाते सभी की नौकरी लग गई थी। देवेश को हैदराबाद में नौकरी मिली थी, प्रशांत को वायुसेना में लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिली थी तथा गौरव की सरकारी नौकरी लग गई थी। ये तीनों दोस्त 4 साल बाद मिल रहे थे। तो आंसर यहां से मिल गया आपको, तीनों दोस्त 4 साल बाद मिल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। सही में कॉलेज के वे दिन सभी को बहुत याद आते होंगे। साथ में घूमना और रातों को जागकर साथ में पढ़ना, नाश्ते के लिए लाइन लगना और देर तक सोना, ये सब। देवेश अपने कॉलेज को बहुत समय बाद देखकर कैसा था? दुखी था, खुशी था, मतलब खुश था, उत्साहित था, कैसा था? देखो यहाँ पे लिखा होगा कि गुजरता हुआ बहुत, वह अपने कॉलेज के सामने से गुजरता हुआ बहुत दुखी महसूस कर रहा था। अच्छा, ठीक है, लेकिन नहीं, ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो जब, एक मिनट रुको, देवेश बहुत दुखी था क्योंकि बहुत साल बाद रायपुर आया था। अच्छा, ठीक। तो यहाँ पे वो दुखी महसूस कर रहा था क्योंकि ना उसके दोस्त नहीं थे इस समय, वो अकेला आया था, या मिल रहा था क्या दोस्तों से। दुखी इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि वो कॉलेज के दिन गए, मतलब वो समय अब नहीं बिता सकता। ठीक है, चलो, तो वो दुखी महसूस कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए। गौरव का पर्यायवाची क्या है? गौरव का मतलब होता है बेटा गर्व, सम्मान, स्वाभिमान, ये सभी BAC यानी कि उपर्युक्त सभी। मतलब किसी चीज पे आप बोलते हो ना कि गर्व है मुझे, आपके पिताजी बोलते हैं ना कि बेटे मुझे तुम पे गर्व है, मतलब बहुत ही वो स्वाभिमानी महसूस करते, बहुत अच्छा महसूस करते तुम्हें देख करके। जब तुम रैंक लाते हो, जब नवोदय विद्यालय निकालोगे, तो सोचो कि गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। बेटा ये सब चीजें जरा मोटिवेशन का काम करती हैं आप सभी के लिए, है ना। आपके पिताजी, आपके मम्मी बोलती होंगी ना कि 4 पड़ोसियों में बात करते होंगे, मेरा बेटा इतना अच्छा है पढ़ने में, इतना अच्छा काम कर रहा है, नवोदय निकालोगे तो पूरा डंका पिट जाएगा तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे नाम का। तो ये सब चीजें ज्यादा सोचो बेटा, नवोदय विद्यालय निकालना है तुमको, है ना, और इतना भी बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, निकाल लोगे। गौरव का पर्यायवाची है उपर्युक्त सभी। तीनों दोस्तों में सरकारी नौकरी कौन करता था? तो गौरव, अभी हमने देखा।
निम्न में से कौन से क्रियाकलाप कॉलेज के दिनों में होते हैं? नाश्ते के लिए लाइन लगाना बिल्कुल सही, रात को साथ में जाकर पढ़ना बिल्कुल, साथ में घूमना तो सभी होते हैं, ऑप्शन डी। आ जाओ नेक्स्ट पैसेज। अच्छा, ये लौकुश और सीता के बारे में दिया गया है। लौकुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। लौ और कुश बड़े होनहार बालक थे। उनका जन्म तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। वे अपनी माता सीता के साथ आश्रम में रहते थे। उनके गुरु ऋषि वाल्मीकि थे। लौकुश वही थे जिन्होंने अयोध्या से श्री राम के द्वारा भेजे गए अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को पकड़ लिया था और शत्रुघ्न को पराजित किया था। श्री राम के आने पर ही उन्होंने घोड़ा छोड़ा। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश यानी कि ब्रैकेट में लिखा है छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लौ का अभिषेक किया गया। कालिदास के रघुवंश काव्य के अनुसार राम ने अपने पुत्र लौ को शरावती और कुश को कुशावती का राज्य दिया। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसला के राम को माता कौशल्या की कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। लौ कुश में क्या संबंध था बेटा? भाई भाई थे दोनों, अभी हमने देखा पैसेज में। कौशल्या की जन्मभूमि कहाँ मानी जाती है? कोसला। यहाँ पे देखो लास्ट में वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के किनारे था, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण कौशल के नाम से। देखो यहाँ दिया दक्षिण कौशल, यहाँ पे दिया है। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश ब्रैकेट में लिखा है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व और तुरंग, अश्व तुरंग बाज है, ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो अश्व और तुरंग ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलो सो हमने पैसेज 2 कर लिए। तीसरा पैसेज नोबेल पुरस्कार के बारे में है और चौथा पैसेज भी है। देखो बेटा एक काम करो, तीसरा पैसेज तुम कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो दोनों पैसेज का, पहले तो स्क्रीनशॉट लो तुम। स्क्रीनशॉट ले करके और करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। तीसरे पैसेज का मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, चौथा करा दे रहा हूँ। चलो एक बार को, है ना। ये तीसरे पैसेज के जो क्वेश्चन है उनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। सभी 5 क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है। आ जाओ चौथा क्वेश्चन, चौथा पैसेज करते हैं। पौधे मानव जीवन के लिए नितांत आवश्यक हैं। सांस लेने से लेकर खाने पीने तक का कोई भी मूल काम पौधों के बिना संभव नहीं होगा। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम जीव जंतु ग्रहण करते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। पेड़ पौधों से प्यार करने वालों को बागवानी बहुत पसंद होती है। कुदरत से प्यार करने का अच्छा तरीका है। बागवानी करने से हमारा कसरत भी हो जाता है और फल सब्जियां भी मिल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आम के आम गुठलियों के दाम। बागवानी मेरा प्रिय शौक है। मेरे घर में एक बड़ा सा बागीचा है। हमारे पड़ोस के सभी लोग मेरे बागीचे की तारीफ करते हैं। मेरे बागीचे में आम, पपीता, अमरूद और केला जैसे फलों के पेड़ हैं। गुलाब, गेंदा, मोगरा के फूल मेरे बागीचे की शोभा बढ़ाते हैं। हमने अपने बाग में पालक, गोभी, बैगन की सब्जियां भी लगा रखी हैं। कभी कभी बंदर आकर बगीचे से अमरूद खा जाते हैं। बगीचे में पौधों को कीट से बचाने के लिए मेलाथीन गैमेक्सिन पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। बागीचा का पर्यायवाची शब्द है वाटिका, उद्यान, उपवन। ये सभी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। मेरे बागीचे में निम्न में से कौन सा पुष्प नहीं है? कमल है क्या? एक बार देखते हैं बागीचे में कौन कौन सा फूल है बेटा। बगीचे में ये देखो गुलाब, गेंदा, मोगरा, ये तीनों फूल हैं बगीचे में। अच्छा ठीक है, यानी कमल भी नहीं है, सूरजमुखी भी नहीं है, गुलाब बस है। तो ए और बी दोनों। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, गुलाब पे टिक कर देंगे। बेटा ध्यान रखना, ये कह रहा है कि कौन से पुष्प नहीं है। नहीं है का मतलब गुलाब तो है ना, कमल और सूरजमुखी नहीं है, यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं, उसको लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? देखो बेटा उपर्युक्त गद्यांश में इसमें क्या बताया गया है? बाग के बारे में बताया गया है कि बागवानी करते हैं। मेरे बगीचे के बारे में बताया गया है कि बगीचे में मेरे क्या क्या है, फल हैं, सब्जियां हैं। लोग बगीचे की तारीफ करते हैं। गैमेक्सिन पाउडर, मेलाथीन पाउडर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये सब दिया हुआ है। तो गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? बागवानी होना चाहिए, है ना। कि बाग के बारे में, बागवानी कैसे की जानी चाहिए, बागीचे में क्या क्या फूल पौधे हैं, फूल के पौधे हैं, सब्जियों के पौधे हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो बागवानी इसका सही आंसर होना चाहिए। आम के आम, गुठलियों का दाम। अच्छा, ये एक मुहावरा है आपका जिसका पैसेज में यूज किया गया है। इसका प्रयोग पैसेज में किया गया है। देखो लिखा हुआ है कि बागवानी करने से हमारा कसरत भी हो जाता है और फल सब्जियां भी मिल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आम के आम, गुठलियों के दाम। इसका मतलब ये, वो देखो कसरत भी एक तरफ हो रहा है और साथ साथ फल और सब्जियां भी मिल जा रहे हैं। यानी कि दोहरा लाभ हो रहा है, हमें दुगुना प्रॉफिट हो रहा है। एक तो कसरत भी है, मतलब हमारी सेहत भी अच्छी हो जा रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये हो रही है कि हमें सब्जियां भी मिल जा रही हैं, यानी दुगुना लाभ हो रहा है। हमें एक काम कर रहे हैं और 2 लाभ हो रहा है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा दोहरा लाभ, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी।
बेटा इस तरीके से हमने 80 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिए। चलो बेटा एक बार लिख करके बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि 80 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए हैं। और वो याद है ना, प्ले स्टोर पे जा करके अभी हमें रेट कर देना बेटा अच्छे से। देखो इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं बेटा, रात रात को जग जग करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक काम करना, प्ले स्टोर पे जाना और कम से कम रेटिंग दे देना, बहुत अच्छे से रेट कर देना, कुछ अपना प्यारा नाम लिख देना, कुछ बढ़िया सा कमेंट लिख देना, अच्छा लगेगा बेटा, मुझे पढ़ करके अच्छा लगेगा। ठीक है, आपके भाई बहन जो अगर अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो अर्जुन बैच आप उन्हें दिला सकते हैं, या फिर नवोदय अल्फा बैच, सैनिक अल्फा बैच हमारे पास है, मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट की सीरीज भी है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको तो पता ही है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चल बेटा, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी जाओ प्ले स्टोर पे रेट करो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव सेशन में या फिर नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में ही मॉडल पेपर्स लगातार अपलोड कर रहा हूँ। बाय बाय, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।